मॉम भाग 8। मुझे अपती से मिलना है अभी के अभी। अभिराम बोला और रूम से बाहर निकलने लगा कि अपूर्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं चल सकते। अपूर्वा बोली, प्लीज मासी माँ चलिए ना। अगर उससे नहीं मिलूंगा, उसे नहीं देखूंगा तो दिल बेचैन रहेगा मेरा, प्लीज चलिए। अभिराम ने कहा, टाइम देखो, रात के 11 बज गए। और तुम्हें पता है ना अपती 9 बजे सो जाती है। वहां जाकर भी क्या करोगे, सो रही होगी वह। तुम भी आराम करो, थके हुए, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो क्योंकि अभी बहुत कुछ सोचना और बहुत कुछ करना बाकी है। हमें सच पता करना होगा कि यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन है जिम्मेदार, और फिर उसके हिसाब से उसे सजा दिलानी होगी। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा आपती को इंसाफ जरूर दिलाएगा। आखिर शायद इसी दिन के लिए तुमने ये काला कोट पहना था। अपूर्वा बोली, पहले मुझे सच पता करना है, आगे का बाद में सोचेंगे। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है कि आपती क्या सोच रही होगी, क्या समझ रही होगी। अभिराम ने कहा, वह कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं समझ रही। यही तो प्रॉब्लम है, उसे कुछ नहीं पता, वह समझने की कंडीशन में नहीं है। फिर कैसे फेस करेगी वह मासी माँ, क्योंकि 2-3 महीने बाद रिजल्ट उसके सामने होगा। वह कैसे संभालेगी एक बच्चे को जो खुद अभी एक बच्ची है। अभी परेशान सा बोला, तुम हो न उसके साथ, तुम, मैं और आदर्शनी है, हम सब संभालेंगे। अपूर्वा ने उसके कंधे पर हाथ रख थपका तो अभिराम ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा। क्यों, अब वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम्हारी थिंकिंग और इमोशन भी बदल गए क्या उसको लेकर। अपूर्वा ने उसे देखा, कैसी बातें कर रही है मासी माँ, आपती मेरे लिए क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, साथ ही आपको ही नहीं पसंद था मेरे और उसके बीच। अभिराम कहते कहते रुक गया। हाँ, ये सच है कि तुम्हें मैंने ही रोका था, पर बेटा अब समय आ गया है कि हम सब आपती का सहारा बने, और अब मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगी, क्योंकि शायद अगर उस समय मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो आज ये स्थिति नहीं आई होती। तुम्हारे साथ आपती हमेशा सेफ थी, और तुम्हें उससे दूर करके शायद मैंने ही सबसे बड़ी गलती कर दी। अपूर्वा भावुक हो गई, खुद को दोष मत दीजिए मासी माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो इस दुनिया की कोई भी माँ करती। कोई भी माँ यह नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी ऐसी लड़की को अपने जीवन में लाए जो नॉर्मल नहीं हो। अभिराम ने कहा, हाँ बेटा, और खासकर जब वह माँ जानती हो कि उसका बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही स्मार्ट है, हैंडसम है और बहुत ही भावुक भी, तब उसे उसकी फिक्र हर समय रहती है। अपूर्वा ने मुस्करा कहा, वो तो हूँ, आखिर अपनी मासी माँ पर जो गया हूँ। अभी मुस्करा के बोला तो अपूर्वा भी हंसने लगी। ठीक है मासी माँ, आप आराम कीजिए, पर हम सुबह उठते ही आपती से मिलने जाएंगे, रात काटना मुश्किल है मेरे लिए। अभिराम ने कहा, कट जाएगी रात भी और सही हो जाएगी यह बात भी। जाकर आराम करो, थके हुए हो तुम भी, सुबह चलते हैं। अपूर्वा ने कहा तो अभिराम अपने कमरे में चला गया। अपूर्वा ने गहरी सांस लिए और अपने कमरे में आ गई। शायद यही सही है अभिराम के लिए भी और आपती के लिए भी। उन दोनों का साथ ही शायद उन दोनों के जीवन के अधूरेपन को पूरा कर सकता है। आपसे वादा किया था जीजी, आपके बेटे को हमेशा खुश रखूंगी, प्यार दूंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और जहां तक मुझे लगता है अभिराम बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैंने चाहा था। बस अब आपती की प्रॉब्लम और खत्म हो जाए तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अपूर्वा ने कहा और फिर सोने चली गई। वही अभिराम अपने रूम में आया और बालकनी में खड़े हो सिगरेट जलाए और होठों से लगा ली। उसके अंदर कितनी उथल पुथल चल रही थी यह कोई भी नहीं जानता था। अपूर्वा के सामने उसने नॉर्मल बिहेव किया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपूर्वा उसे लेकर और ज्यादा परेशान हो। पर जब से उसने आपती के बारे में सुना था उसका दिल बेचैन हो गया था। उसे आपती पर गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे इस बात की तकलीफ थी कि ऐसा कैसे हो गया। काश कि ऐसा नहीं होता, और जिसने भी ये किया है उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं। पर उससे पहले मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें समझना है और तुमसे जानना है कि आखिर क्या हुआ, ये कब हुआ और कैसे हुआ। अभिराम ने खुद से ही कहा और फिर सिगरेट फेंक कमरे में आ बिस्तर पर ऐसे ही गिर गया। आंखों में नींद नहीं थी और आंखों के आगे बार बार आ रहा था आपती का मुस्कुराता और खिलखिला हुआ चेहरा। उधर आदर्शनी के घर में आदर्शनी और आपती के खाना खाने के बाद सुधा अपने अपने सर्वेंट रूम में चली गई। सुधा अकेली थी और आदर्शनी के साथ ही उस घर के सर्वेंट रूम में रहती थी। सिर्फ साल में एक बार अपने गांव जाती थी अपने पति के श्राद्ध के समय, बाकी पूरे समय वह यहीं पर रहती थी। साल बीत गए उसे इस घर में रहते रहते। जब आदर्शनी ने ये घर खरीदा तब आपती कुछ महीनों की थी। उसे आपती की देखभाल के लिए एक फुल टाइम मेड की जरूरत थी क्योंकि आदर्शनी जॉब करने वाली सिंगल मदर थी।
और उसके माता पिता भी उससे रिश्ता तोड़ चुके थे, तो वही आपती के पिता अपनी नई जिंदगी और नई नवेली पत्नी आरती के साथ व्यस्त थे। उधर सुधा के पति की भी मौत हो चुकी थी और अब कोई आसरा नहीं था। नाम के रिश्ते थे पर कोई उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार न था। ऐसे में किसी साथ की कामवाली के कहने पर वो आदर्शनी के घर काम ढूंढने आई थी और फिर हमेशा के लिए आपती और आदर्शनी के साथ ही रहने लगी। ये घर और आदर्शनी ही अब उसका सब कुछ थी। सुधा भी आपती के कारण दुखी और परेशान थी। उधर आपती सो चुकी थी और आदर्शनी सुनी आंखों से सामने की दीवार को ताक रही थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था और आंखें भर आ रही थी। आखिर कौन है आपती की इस हालत का जिम्मेदार? आदर्शनी खुद से बोली और एकदम से उठ खड़ी हुई। जब लगभग 2.5-3 महीने पहले सुधा गई थी गांव तब। ओह नो, आदर्शनी खुद से बोली। फोन उठा, किसी को मैसेज कर दिया। अब सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे अथर्व मिश्रा। आदर्शनी खुद से बोली और आंखें उसकी सुर्ख हो गई। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी। अगला भाग जल्दी ही आएगा।